बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाजिया नैयर और वाशिंगटन डीसी से हमेशा की तरह साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच शाजिया। अच्छा साजिद साहब, आज के हमारे प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पर वाकया हुआ, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है, उसके हवाले से हम बात करना चाहेंगे। जो मियाँ चन्नू में किलिंग एक हुई, इसके अलावा हम खान साहब के दौरे के हवाले, खान साहब का जो इंटरव्यू है उसके हवाले से बात करेंगे, और बाजवा साहब का एक दौरा हुआ है अमेरिका का, उसके ऊपर बात करेंगे। और एट द एंड मैं चाहूंगी कि यूक्रेन की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी आप बात करें। तो सबसे पहले मैं मियाँ चन्नू के हवाले से आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान में एक और वाकया जो कि कुछ अरसा पहले भी हुआ, कुछ माह पहले हुआ, उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया था। दूसरा वाकया भी यहाँ पर मियाँ चन्नू में मजहब की नाम पर जो है मुश्तिल हजूम ने एक शख्स की जान ले ली। हम लोग भारत के हवाले से बात करते हैं कि वहां पे मजहबी इंतहा पसंदी है, मुस्लिम्स के खिलाफ जिस तरीके से वहां पर रवैया रखा जा रहा है उसके ऊपर हम क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में भी ऐसे वाकयात जो हैं वो तसलसल से हो रहे हैं, और इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती है। कुछ अर्सा इसके ऊपर टीवी के ऊपर बात भी होती है, ये केसेस अदालतों में जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर ना तो कोई फैसले सामने आ रहे हैं और ना ही ये वाकयात रुकने का नाम ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? शाजिया, ये वाकया एक तो बहुत अफसोसनाक है वो इस हवाले से कि वो एक तो लोगों ने खुली अदालत लगाई और उसको फांसी खुद ही दे दी। एक तो ये बड़ी गलत बात थी। दूसरा जो है, उसका दूसरा जो रुख है वो थाने के अंदर से निकाला गया। आपके थानों की और लॉ एंड ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट। और तीसरा, उसमें गलत सिग्नल जा रहा है दुनिया को, इंडिया के हर चैनल पे चल रहा है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि आपको वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के साथ जहां मुसलमानों को लिंच किया जाता है। और जी। उसका आखिरी जो पॉइंट जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अफसोसनाक है, इसकी टाइमिंग बहुत गलत है। आप जाके अभी सी पैक पे चाइना को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, फैटफ से आप निकल नहीं पा रहे। तो इन हालात जो के अंदर जो इसकी टाइमिंग है वो इस वाक़े की बहुत गलत है। और जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ गुनाह कबीर है वो ये है कि वो आदमी प्रूवन ज़हनी तौर पे मरीज था, जिसकी ज़हनी हालत ये ना हो कि उसको पता ही ना हो कि वहां वो कहाँ बैठा है, कहाँ खड़ा है। तो उससे आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? या उस पे मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर मुसलमान जो एक कलमा गो है, जो ये कहता है कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, वो हर बंदा आशिक रसूल और वो बंदा इस्लाम के लिए वो बहुत अच्छी। देखिए ना, कुरान को एक मुसलमान किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर सकता है अगर वो अपने बिल्कुल। होशो हवास में हो। अब वो उसके बारे में, मुश्ताक उसका नाम है, गांव उसका वो मौलाना जमील, मौलाना जमील साहब की टीचिंग के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि शायद उनके, क्योंकि वो इलाका उनका एरिया था मौलाना जमील साहब का। और दूसरा, उस बंदे का उसके बंदे के भाई का इंटरव्यू आज बीबीसी में छप चुका है कि उसने जी। बताया है कि 15 साल पहले से वो बीमार है। उनकी 9 एकड़ जमीन थी, 9 किले जमीन थी, वो भी बिक चुकी उसके इलाज में। उसकी बीवी उसको छोड़ के जा चुकी है, बच्चों को ले जा चुकी है। वो बंदा, उसको बिल्कुल कोई पता नहीं है, वो हर बंदे से 100 रुपया मांगता था और उसके कोई ज़हनी तौर पे ठीक नहीं थे। लेकिन मैंने जिस तरह बताया है कि वो थाने के अंदर से बाहर ले जाके करना, और इस वक्त आज वॉशिंगटन डीसी भी देख रहा है, दुनिया का हर कैपिटल जो है उसको देख रहा है। और इंडिया जो है उनके चैनल और उनका मीडिया उनको बार बार चला के उस बंदे की डेड बॉडी और उसकी लटकी हुई लाश जो है वो पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोशा है। और मैं समझता हूं कि बहुत अफसोसनाक है। इसके बारे में एक कानून साजी की जरूरत है, इसके बारे में सख्त नोटिस लेने की जरूरत है कि अब देखें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे बहुत कमज़ोर है और वो इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की बदनामी, खास करके लोग जो हैं वो लिंचिंग करते हैं मरीजों की, ज़हनी मरीजों की, ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं बाहर गया। लेकिन इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। खान साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया है, उससे आगे नहीं है।
बुज़दार साहब जिस तरह के टिप सियासी सा बयान होता है कि आईजी साहब जी। से रिपोर्ट ले ली है, और लेकिन देखें अब ये पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हम आगे कहाँ, हमें हमें आगे हमारा मुस्तकबिल क्या है, कौम किस साइड पे जा रही है, हमने पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ये एक बहुत बड़ा ओपन क्वेश्चन है और ये जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर हैं उनको सोचना पड़ेगा। अच्छा साजिद साहब, इमरान खान साहब का इंटरव्यू अभी रिसेंटली सामने आया। उन्होंने हमेशा की तरह अफगानिस्तान के मसले के ऊपर बात की। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, हम देख रहे हैं कि हमारे वजीर आजम साहब अफगानिस्तान की बात करते हैं, और एक तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल महसूस होता है कि जैसे इमरान खान साहब अफगानिस्तान के वकील की हैसियत से बात कर रहे होते हैं। हमेशा हर फोरम के ऊपर उन्होंने अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया के हवाले से बात की, दुनिया की तवज्जो वहां दिलाने की भी कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी बातचीत हो रही है, किसी भी किस्म का कोई टेबल टॉक हो रही है, तो पाकिस्तान को उसमें मदऊ नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा अफगानिस्तान के हवाले से बात होती रही है, तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करने के हवाले से भी बात होती रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल हैं, हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता, लेकिन इमरान खान साहब तसलसल से अफगानिस्तान की बात करते हैं। हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो कम है, जबकि जो हमारे हमसाए ममालिक हैं उनके ऊपर हमारी तवज्जो ज्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, खान साहब का इंटरव्यू फरीद ज़करिया जो कि एक बहुत ही जीरज और बड़े मंझे हुए वो जर्नलिस्ट है, और जी। CNN पे आना, मैं समझता हूँ कि खान साहब को बड़ा इस पे कोई शक नहीं है कि वो ब्रिंग दैट इंटरव्यू ब्रिंग्स खान साहब ऑन इंटरनेशनल लेवल, दुनिया तक आवाज़ जाना। अफगानिस्तान के बारे में मैं उसके कई पहलू डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर अफगानिस्तान कमज़ोर होता है तो डायरेक्ट असर उसका पाकिस्तान पे पड़ता है, जिस तरह का आजकल पड़ रहा है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है, और उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान से सारा डॉलर ड्रेन होकर वहाँ जा रहा है। यहाँ से चीनी और यहाँ से गंदम सारी स्मगल होकर वहाँ जाती है। पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ इक्तिसादी तौर पे अफगानिस्तान का असर है, बल्कि उसका क्राइम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। वहाँ से ड्रग्स आने का इम्पैक्ट है, वहाँ से दहशत गर्दी आना, पाकिस्तान अगवा बराए तावान के सारे सिलसिले, और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसलिए अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन अब वो वहाँ पे जो सिलसिला चल रहा है, जितनी पाकिस्तान की कोशिशें हैं, जितने अफगान महाजरीन को पाकिस्तान पाल रहा है इतने अरसे से, लेकिन दूसरी साइड से उतना वार्म रिलेशनशिप नहीं आते। वहाँ अफगानिस्तान की सरजमीन आज भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बल्कि मैं ये बिल्कुल। कहूँगा कि भारत ने जो सिलसिला थोड़े अरसे के लिए रोका था वो फिर दोबारा शुरू हो गया। वहाँ पे गंदम जाएगी, वहाँ पे उनकी पहले $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पे 400 उनके प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे। तो वो सिलसिला दोबारा शुरू होने लगा है, और मुझे जो खतरा लग रहा है कि वो जिस तरह पिछले दिनों में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये था कि अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप में कतर, ईरान और इंडिया पाकिस्तान से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि निकल चुके हैं। तो अगर इसमें ये दोबारा हुआ तो फिर उनकी ज़मीन जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए फिर इस्तेमाल होगी, जो कि पाकिस्तान के लिए ठीक बात नहीं है। दूसरा, जिस तरह के पिछले अरसे में आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की जो बाढ़ लगाई पाकिस्तान आर्मी ने, उसको किस तरीके से उन्होंने उखाड़ के फेंका और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया। टीएलपी ने वहाँ से वहाँ से दहशतगर्दी कर रहे हैं वो। बलूचिस्तान में जो अगले दिन हुआ है वहाँ से उसके ताने बाने भी जुड़ रहे हैं अफगानिस्तान के सरजमीन से, क्योंकि बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने अटैक किया है। तो इन चीज़ों का बड़ा सख्ती से नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। खान साहब ने ठीक कहा कि वो इंटर रिलेटेड टू पाकिस्तान, लेकिन खान साहब को चाहिए था पाकिस्तान की भी बात करते। खान साहब ने इंसानी अलमिया की बात की, तो इंसानी अलमिया ऑलमोस्ट अब पाकिस्तान में भी है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 10 से 12 करोड़ जो है पाकिस्तानी, वो सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते हैं, 3 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर पाकिस्तान के अंदर महंगाई और इन सर्कमस्टांसेस के हालात ये हैं कि पीने वाला पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो खान साहब या हमारे जो रूलिंग एलीट है उनको सोचना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में भी सोचना, सिर्फ अफगानिस्तान का कितना अरसा आप उसकी एडवोकेसी करेंगे। दूसरा, मुझे एक छोटा सा एतराज़ ये था
खान साहब ने जी। कश्मीर की बात की, मैं बिल्कुल उससे उससे खुश हूँ। खान साहब ने बहुत अच्छा किया कि CNN पे उन्होंने अपने कश्मीर का मसला जो है उसको उजागर किया, लेकिन खान साहब को चाहिए था कि वीगर मुसलमानों की बात करते। खान साहब ने उसके बारे में अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने जो पाकिस्तान का एम्बेसडर चाइना में है उससे बुला के पूछा था वीगर मुसलमानों के हालात क्या हैं, तो उसने मुझे सब अच्छा की रिपोर्ट दी है। मेरी इंफॉर्मेशन जो अमेरिका के हिसाब से, जो वीगर मुसलमानों को रोज़ा रखने पर पाबंदी, वीगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर पाबंदी, उनकी खवातीन को ज़बरदस्त उनको कैंपों में ले जाया जाता है उनको, और ख़ास कर वो जो कैंप हैं चाइना के अंदर वीगर मुसलमानों के लिए, उनको अमेरिका और ब्रिटेन सैटेलाइट से उनको देख के उनकी गवाहियां दे चुका है। खान साहब को चाहिए था कि आप उनके बारे में भी बोलते, लेकिन बल्कि एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि चाइनीज़ जी, मुसलमान जी। तो अलग बात है। जो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये चाइनीज़ मुसलमान पाकिस्तान से आकर हज पे जाया करते थे। वहां से कई जो वीगर मुसलमान थे वो हमारे शुमाली इलाका जात में शिफ्ट हो चुके हैं, हमारे रावलपिंडी के अंदर आ चुके हैं। और पिछले दिनों एक जी। बड़ा आर्टिकल छपा था कि वहां पे एक वीगर मुसलमान ने स्कूल बनाया था जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइना के कहने पे बंद कर दिया है। तो इस तरह के वाकयात हैं। अगर आप दुनिया में चाहते हैं कि कश्मीर का केस दुनिया सुने तो आपको चाहिए दूसरे मसलों को भी उजागर करें। अगर बर्मा के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है तो उनकी आवाज भी उठाएं। अगर सीरिया के मुसलमान जो हैं वो लुट रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं या मारा जा रहा है, उनकी भी बात करें, फलस्तीन की भी बात करें। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि आप कश्मीर की बात करेंगे लेकिन वीगर मुसलमानों की बात पे आप चुप कर जाएंगे, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं जाता। मेरा ये अंदाजा ये है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी फीलिंग्स दुनिया के हर मुसलमान जहां भी है, चाहे वो भारत में है, मैं उसके साथ, मेरे उसकी फीलिंग्स है। मैं जब भी अपने पाँव उनके जूतों में डालता हूं तो मेरी जमीन खिसक जाती है। जिस तरीके से आजकल भारत के अंदर हिजाब के नाम पर जो इस वक्त एक कैंपेन शुरू हो चुकी है कि हर भारतीय मुसलमान को हर चौक पर भारत के साथ अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट बताना होता है, और उनको हर चौक पर, हर जगह पे उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन ये जो, तो हमें उनके लिए भी जो गलत है उसको गलत कहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहूँगा, बल्कि मैंने यही इंटरव्यू, खान साहब ने काफ़ी अच्छी बातें की। अफगानिस्तान का मसला वाकई अफगानिस्तान का मसला है, और उसमें बिल्कुल अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC जो है वो आपको ब्लेम करता है, बल्कि कि हमारी जो अमेरिका की शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में, यहाँ के लॉ मेकर, कांग्रेसमैन और सेनेटर वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान उसका मूजब है। और अभी तो अमेरिका इज नॉट इन इस सिचुएशन में नहीं है कि उस पर अपना कोई सख्त नोटिस ले सके। लेकिन मुस्तकबिल में अगर आप कहीं उस रीजन में हुई तो अमेरिका विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस कि हमारी शिकस्त में आपने पिछले 20 सालों में आपका क्या हाथ था। लेकिन अफगानिस्तान, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक इशू है, उस रीजन के अंदर इशू है, उसको ना सिर्फ अमेरिका ने, दुनिया की सारी सुपर पावर्स ने उसको निगलेक्ट कर दिया है। रशिया और चाइना जो वहाँ जाना चाहता था, चाइना जो वहाँ पे CPEC के प्रोजेक्ट करना चाहता था, वो भी बैकफुट पर है। बल्कि पाकिस्तानी CPEC ऑलमोस्ट बंद है। तो इन सारे चीज़ों को देख, इस तनाजर से खान साहब को चाहिए था कि पाकिस्तान का भी केस आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करें। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के जो हालात हैं या पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है, उस पर भी तवज्जो दें। शाज़िया, मेरी आज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से खान साहब के पास आपका पेट्रोल महंगा करने के लिए 8 रुपये 50 पैसे की समरी उनके टेबल पर पड़ी है। अगर ये 8 रुपये 50 पैसे पेट्रोल बढ़ता है तो महंगाई का एक नया तूफान है, उसके लिए तैयार रहें। बिजली भी महंगी हो रही, बिजली भी गिरेगी, और 8 रुपये 50 पैसे एक सिग्नेचर से महंगा होना एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान होगा पाकिस्तान में। साजिद साहब, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि यहाँ पर दौरा हो रहा है हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, रूस के हवाले से उनका दौरा शेड्यूल हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका है। एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रूस के दौरे पर जा रहे हैं, तो हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के दौरे पर हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये दौरा अमेरिका को एतमाद में लेने के लिए है, वज़ीर आज़म के दौरा रूस के हवाले से, या कुछ और है? नहीं, इस वक्त मैं ज़ाती तौर पर शाज़िया ये मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब, हमारे जनरल बाजवा साहब बड़े एक बहुत समझदार और बड़े विजनरी जनरल हैं, सोल्जर हैं। मैं उनकी इसलिए तारीफ करूँगा कि उन्होंने पहली दफ़ा ये रियलाइज़ किया
कि दो बॉर्डर्स पे हम जो है इकट्ठे एक टाइम पर जंग नहीं लड़ सके, हमें एक बॉर्डर सॉफ्ट करना चाहिए। और ख़ासकर इसी तनाज़र के साथ उन्होंने करतारपुर मार्ग जो है वो उसका उस पर तवज्जो दी, बॉर्डर सॉफ्ट करने की कोशिश की। बाजवा साहब मैं समझता हूँ कि पहले वाहिद एक आर्मी जनरल है जिन्होंने कहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें, और ये वाहिद एक आर्मी जनरल है जो अमेरिका के साथ भी बैलेंस करने के हक में है। अगर नहीं हो पाता तो उसके कई और चीज़ें हैं। बाजवा साहब अमेरिका रिलेशनशिप ठीक करने के लिए आना चाहते थे या आ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ थोड़े डेट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके लिए ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए ज़रूरी है आपके लिए कि एक तो आपका आर्मी, आपके 75 साल के रिलेशनशिप है, सारी आर्मी मिलिट्री अफसर आपके सारे के सारे जो ऑफिसर हैं वो दे आर एजुकेटेड बाई अमेरिकन वॉर कॉलेजेस एंड अमेरिकन मिलिट्री एकेडमीज। उसके बाद जितना भी आपके पास इस वक्त आर्मी आर्मामेंट का असला जितना पड़ा है वो सारा अमेरिकन है। आपके पास F-16 है वो सारे अमेरिकन हैं। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका क्या करेंगे आप। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि चाइना के साथ आपने रिलेशनशिप तो बिल्ड किए, लेकिन चाइना की हिस्ट्री देख लें, उसकी सिर्फ अभी 50 साल की हिस्ट्री है और आज तक उन्होंने किसी एयरलाइंस के साथ मिलकर ना उसको प्रोटेक्ट किया, ना प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में बैठे जो चाइना के गीत गाने वाले लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि चाइना जो इंडिया है, भारत है, वो एक पूरी चाइना की स्टेट पे कब्जा करके बैठा है, वो उसको छुड़ाने की सकत नहीं रखते। मेरा आखिरी पॉइंट ये होगा कि जो चाइना के जो गीत गाते हैं लोग पाकिस्तान में बैठ के, गाना चाहिए, आपका बॉर्डर उनके साथ मिलता है, आपके रिलेशनशिप है उनके साथ, ज़रूरी होने चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, क्या चाइना भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? क्या चाइना अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है? तो अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर आप सारी दुनिया से रिश्ते तोड़कर उनकी गोद में बैठने के लिए क्यों तैयार है? यहाँ पे दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। भारत के अंदर कुछ आवाजें ऐसी भी हैं, वो ये चाहती हैं कि चाइना के साथ हम अपने रिलेशनशिप बेहतर करें। कल को अगर भारत चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर कर ले तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? तो इन्हीं सारी चीजों का जवाब देने के लिए बाजवा साहब ने अपना अमेरिका का दौरा रखा था, और मैं समझता हूँ आना चाहिए, करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बेहतर था उनका दौरा, और होना चाहिए था। मैं हमेशा कहता हूँ डिप्लोमेसी में यू नेवर बर्न द ब्रिजेस, यू नेवर बर्न द ब्रिजेस। इस वक्त खान साहब देखें, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, मैं खान साहब वाज माई फेवरेट लीडर, लेकिन खान साहब के पास उनसे कई गलतियां हुई हैं। उन्होंने अमेरिका को जरूरत से ज्यादा स्नब किया, एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगा दिए, हालांकि बाद में मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि हमसे अड्डे मांगे ही नहीं गए थे। तो इस तरह के मैं समझता हूं कि बैशिंग नहीं करनी चाहिए। आप उनकी समिट में नहीं आए लेकिन अब चाइना चले गए, और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जब बाजवा साहब जब अमेरिका आएंगे तो उनके लिए दुश्वारी होगी, उनके लिए मुश्किल होगा इन चीज़ों को बैलेंस करना टेबल पर बैठ कर। तो मेरे ख्याल में रिलेशनशिप बेहतर हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी तकवीत है, और उसको चलाने के लिए, मुआशी तौर पर आपका कुछ ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपकी करप्शन को बंद किया जाए, और वो आपने अंदर से करना है, वो बाहर से कोई नहीं कर सकता। वो खान साहब उसमें फेल हुए हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त जो भी डिसीजन मेकर हैं, पहले ब्लीडिंग बंद करेंगे तो इलाज बाद में होगा। पेन किलर बाद में दी जाती है, ब्लीडिंग पहले रोकते हैं। तो इस वक्त जो भी मुक्तदर हल्के हैं उनको सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमें ब्लीडिंग कब किसने रोकनी है, क्यों रोकनी है, किस तरह रोकनी है। जिस तरीके से पिछले दिनों एक MNA साहब थे, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि ये फ्रंट वाली कुछ लाइनों को ECL में डाल दिया जाए तो करप्शन रुक सकती है। तो सारी कौम ने सुना है, उसमें सारी कौम, तो आपको मसाइल का भी पता है, उनके हल का भी पता है, लेकिन अब करने वाला किस तरह करेगा ये कुछ का अंदाजा नहीं है। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, हालांकि इट्स नॉट रेलेवेंट विद द बाजवा साहब ट्रिप, कि इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल फिश मार्केट बनने की तैयारियां हैं। अपोजिशन एक दूसरे से मिल रही है, बोलियां लग रही हैं, खान साहब अलग कंफ्यूज हैं। जो रिसेंट मुलाकातें चौधरी बरादरान के साथ, फिर मोनस अलाई साहब की कल की स्पीच, खान साहब का फिर उनको अप्रेज करना, वो दूसरी साइड पे जो आज की बात है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपने MPs को लेकर लाहौर के अंदर पावर शो कर रहे हैं। अब इशारे कई दफा जाते हैं कि अदम एतमाद इस्लामाबाद से शुरू होगी, फिर इशारे जाते हैं जहांगीर तरीन साहब अगर लाहौर में MPs से मिल रहे हैं तो उसके इशारे किसी और साइड पे जा रहे हैं। लेकिन
पाकिस्तान के वोट जो हैं, जो डाले गए थे, जो आपने नुमाइंदे चुने थे, वो अब करोड़ों और अरबों रुपयों की बोलियां लगाएंगे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। अपोजिशन और हुकूमती पार्टियां, किसी की नज़र में भी ना पाकिस्तान की फलाह है, ना पाकिस्तानी लोगों की फलाह है। एक लूट मार का बाजार आजकल चल रहा है। इस पे एटीएम चलेंगी और काले होंगे। इस पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में ना कोई सीरियस था, ना कोई सीरियस होगा। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। अच्छा, साजिद साहब, यूक्रेन के हवाले से बात करना चाहूँगी कि यूक्रेन और रूस का जो मसला था, वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जो 2 ममालिक के आपस का मसला है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की अदम दिलचस्पी के बाइस ये 2 सुपर पावर्स के दरमियान का मसला बन गया। और ना सिर्फ ये कि 2 सुपर पावर्स, अगर देखा जाए तो पहली और दूसरी जंग अज़ीम जो थी, उनके भी कुछ हालात व वाक़यात इसी टाइप के थे। आप क्या समझते हैं कि अगर ये मसला मज़ीद बढ़ता है, तो क्या ये कोई तीसरी आलमी जंग को भी ट्रिगर कर सकता है? देखिए, आलमी तीसरी जंग तब होगी जब सुपर पावर्स एक दूसरे के सामने आए। तो सुपर पावर अमेरिका तो सुपर पावर की पोजीशन में ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि वो अपना टाइटल लूज कर चुका है, क्योंकि जब से वो अफगानिस्तान से डीमोरलाइज होकर भागा है वहां से, अब उसकी ना कोई सुनता है, ना उनको कोई सुनना चाहता है। बल्कि इंतहाई अफसोस की बात है कि अगले दिन जो 4 इसके स्टेक होल्डर हैं, जो यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया, ये जो बातें कर रहे हैं, उनको नाम दिया गया नॉर्मंडी टॉक्स। अब नॉर्मंडी हर एक अमेरिकन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। डी डे के बाद का नाम लिया जाए तो उस जगह पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा अमेरिकन फौजियों की हलाकतें हुई थी। लेकिन अब दुख की बात है कि उस 4 लोगों की नॉर्मंडी टॉक में आज अमेरिका उस टेबल पर नहीं बैठा, नहीं मौजूद, क्योंकि मर्दे बीमार है, हमारा प्रेसिडेंट ज़ईफ है, हमारा एजेंडा इस वक्त सोशलिज्म है। और अमेरिका, अगर हमारे प्रेसिडेंट बाइडेन शिकागो, न्यूयॉर्क और बाल्टीमोर में अपने शहरियों को तोहफ़्फ़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो यूक्रेन का क्या करेंगे? अब यूक्रेन में वही हमारे जो यूरोपियन एलाइज, जिनको हमने मार्शल प्लान देकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन ने उनको सोशलिज्म से बचाया था, आज वो अपने मसले का हल खुद ढूंढना चाहते हैं। ये पाकिस्तान, ये अमेरिका के लिए एक इंतहाई अफसोस वाली बात है कि आपके एलाइज अब आप पे एतमाद नहीं रखते और आप उनको प्रोटेक्ट करने की सलाहियत खो चुके हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, यूक्रेन के अंदर इस वक्त मसला ये चल रहा है कि वो अगेन फिर अमेरिकन जनरल मिली ने पिछले दिनों में एक यूक्रेन पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कीव, जो कि यूक्रेन का दारुल खुलाफा है, वो 72 घंटे से में टेक ओवर किया जा सकता है। और अगर रशिया उस पर अटैक करता है तो यूक्रेन के 25,000 फौजी इसमें हलाक होंगे। ये वही जनरल मिली हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में, जिनकी अपनी इंटेलिजेंस फेल्योर थी, जो कहते थे कि तालिबान अभी हफ्ते बाद काबुल में आएंगे, और वो पहले आ चुके थे। तो इनको ये इनकी अपनी प्रिडिक्शंस हैं। इस वक्त जब यूक्रेन के बारे में तज्जिया करूं तो इस वक्त 15,000 गुरिल्ला रशियन ट्रेंड यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वो अंदर से उनको हेल्प करेंगे। अगर रशिया अटैक यूक्रेन पे करता है तो ईस्टर्न यूक्रेन पे करेगा। और इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन सेकंडों की बात है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यूक्रेन और रशिया का कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त। आज की जो मैं बता रहा था कि उनको सिर्फ एक थ्रेट है, जो टर्की ने उनको अपने TB2 जो उनको ड्रोन्स दिए हैं, वो थोड़ा बहुत काम करेंगे, वरना उनके पास कोई डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी अगर कंपेयर करें दोनों मुल्कों की जो आर्मी की सलाहियतें या उनके नंबर्स हैं, जहाज हैं या टैंक हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इस वक्त अमेरिका क्योंकि भाग चुका है, डिमोरलाइज्ड है, और अमेरिका के अंदर एक विल नहीं मौजूद कि किसी को खड़ा किया, किसी दूसरी सुपर पावर को के सामने खड़ा हो सके। और इनको दोनों ममालिक, चाइना और रशिया, दोनों बड़े बुरे तरीके से अब्यूज कर रहे हैं। अब बैलेंस ऑफ पावर दुनिया का खराब हो चुका है। अब या तो रशिया और चाइना फिर दोबारा अपना एज ए सुपर पावर, या एक कोल्ड वॉर वाली हालात ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अमेरिका हैज कर्टेन, वो जिस तरह अटलांटिक से इस साइड में बस अपने अंदर ही रहना चाहता है, वो इंटरनेशनल कोई रोल अदा करने से कासर है। अब या तो अगला कोई प्रेसिडेंट आएगा तो वो दोबारा चीज़ों को रिवाइज करेगा, दोबारा असेंबल करेगा अपने रिलेशनशिप, अपने एलाइज और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और उनको लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। वरना इस वक्त अगर देखा जाए तो रशिया और पुतिन, दे लुक स्ट्रॉन्ग, और अगर वो इन्वेड करते हैं तो उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी।
दुनिया में कोई भी मुल्क उनके सामने नहीं खड़ा हो सकता। इस वक्त रशिया इज स्ट्रॉन्ग। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर चाइना भी आता जी। है अगर फ्रंट में, तो वो भी जो मर्जी है वो कर सकता है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। यूक्रेन इस वक्त लोग वहाँ पे कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं और मायूस है कि उनको बचाने वाला, उनके साथ आने वाला कोई भी नहीं। साजिद साहब, आज हमारे प्रोग्राम के आखिर में कोई ऐसा पैगाम जो आप पूरी दुनिया को देना चाहें, जहाँ-जहाँ आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अगर कोई आप मैसेज देना चाहें, तो मैं चाहूँगी कि आज के दिन पे आप कोई अच्छा-सा मैसेज उनको दें और उसके बाद हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएँगे। शाज़िया, इसमें आज वैलेंटाइन डे था, मैंने ये नहीं कहा था मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को हैप्पी वैलेंटाइन। लेकिन इस खुशी के मौके पे ना सिर्फ ये कि आप अपने प्यारे आप ये ज़्यादातर वैलेंटाइन समझा जाता है कि अपने लव वन जो होते हैं उनको दिया जाता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये कहता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम, एक दूसरे से प्यार करने का पैगाम दें, एक दूसरे से डरे नहीं। अगर आप किसी को धोखा देने की इंटेंशन नहीं है तो दूसरा भी आपको कोई धोखा नहीं देगा। मैं यहाँ पे एंड पे ये कहूँगा कि दुनिया में हर मज़हब जो है वो प्यार का पैगाम देता है। मैं बिलखसूस अपने मज़हब के बारे में बात करना चाहूँगा कि खुदा ताला कहते हैं कि अगर मुझ तक पहुँचना है तो मेरे इंसानों के ज़रिए पहुँचा जाए। इंसानों के ज़रिए पहुँचने से मुराद ये है कि उनकी खिदमत करें, उनसे प्यार करें, उनके दुख दर्द में शरीक हों। हमने सिर्फ ये सोच रखा है कि एक दूसरे की मदद अमदाद सिर्फ पैसों से या दुनियावी चीज़ों से की जाती है। हालांकि किसी को पहले अस्सलाम वालेकुम कहना, किसी को झुक के मिलना, किसी को पानी पिलाना, किसी को जोक सुनाना, किसी को लतीफ़ा सुनाना, किसी को कुछ शेर सुनाना, ये भी एक इबादत है। ये भी एक इबादत का ही सिलसिला है। तो ये मैं देखने वालों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने पड़ोसियों से पूछें, उनको सलाम में पहल करें। आप बाहर मार्केट में जाएं तो सलाम में पहल करें। किसी को मिलना है तो झुक के मिलें और कभी किसी का दिल आज़ारी ना करें। और आज वाले दिन वैलेंटाइन पे, और बल्कि हर रोज़ ही वैलेंटाइन होता है, कोशिश करें कि अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ अगर कदूरते हैं तो उनको ख़त्म करें, नज़दीकियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। नाज़रीन से भी हमारी गुज़ारिश होगी कि वो अपना फ़ीडबैक हमें देना ना भूलिएगा और हमारे फ़ीडबैक के लिए आप हमारा यूट्यूब और फ़ेसबुक दोनों के ऊपर आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।